पुराने बाजार के दिग्गज बड़ी तेजी मंदियां देखी हैं, लेकिन इनका दिल जो है ना वो स्टॉक पिकिंग में है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बाजार कहाँ जा रहा है, उनको तो सिर्फ अपनी कंपनी का फंडामेंटल और रेवेन्यू कहाँ जा रहे हैं और प्रॉफिट कहाँ जा रहे हैं उसी के ऊपर नजर रहती है। डायरेक्टर साहब, आप उनको स्क्रीन में लेके आए, तब उनको मालूम चलेगी, उनकी मुस्कुराहट हमें दिखाई देगी। दलजीत, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? गुड मैंने आफ्टरनून। सही कहा बहुत ना, अच्छे बाजार हैं। तो ठीक है रेफरेंस के लिए, लेकिन आपकी नजर तो स्टॉक्स पे रहती है। हमारे भाव मिले तो हम एंट्री मारे उनमें। जी हाँ, बिल्कुल। और एक फंडामेंटल स्टॉक पिकर के लिए तो ये इस तरीके के जो डिस्टॉर्शंस है मार्केट में, वो अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करते हैं। और इनफैक्ट रेगुलरली पिछले 7-8 दिनों से, 15 दिन से हम लोग अपने क्लाइंट्स को यही बोल रहे हैं कि पेशेंस से रुको। ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम डीकपल्ड हो गए हैं वर्ल्ड मार्केट से और वो एक तरफ जाएंगे, हम दूसरी तरफ जाएंगे। लेकिन इस तरीके का जब भी डिस्टॉर्शन होगा तो आपके स्टॉक्स उसमें आपको अच्छे भाव में मिलेंगे। तो वेट करो। तो आज इनफैक्ट हमने आज ही 2 स्टॉक अपने पोर्टफोलियोज में नए ऐड किए हैं, क्योंकि हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे कि ये अपॉर्चुनिटी आएगी तो हम स्टॉक्स पे ऐड करेंगे। तो एक उसमें बॉश है जो हमने आज ऐड किया है अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए एक स्ट्रेटजी में, और दूसरा है एथर इंडस्ट्रीज। तो हम प्राइसिंग का ही वेट करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मार्केट हमें वो चांस देता है। एथर इंडस्ट्रीज लेके आइए डायरेक्टर साहब। स्क्रीन के ऊपर एक नया आईपीओ है हाल ही में, स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, राजकोट या सूरत की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। शानदार मार्जिन प्रोफाइल है। आइए जानते हैं दलजीत से कि कंपनी करती क्या है और आप क्यों इतना बुलिश हैं इस कंपनी के बारे में। हम लोग स्टॉक प्राइस टारगेट की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कंपनी के फंडामेंटल नेक्स्ट 2-3 साल में कैसे बदल सकते हैं, इंप्रूव हो सकते हैं। दलजीत। हाँ, तो देखिए, ये सबसे पहले जो अभी ये काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कुछ 2013 से काम शुरू किया। पहले 3 साल सिर्फ रिसर्च और अपने डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाए और ये समझने की कोशिश की कि कौन से प्रोडक्ट हमें बाजार में लाने चाहिए, क्योंकि केमिकल इतना बड़ा फील्ड है कि लगभग हर आदमी कोई भी केमिकल ला सकता है, हजारों केमिकल है। तो इन्होंने बहुत समझदारी से ये किया कि कुछ 12 या 13 मॉलिक्यूल चूज किए, जिसमें जो सारे के सारे इंपोर्ट होते थे चाइना से। पोजीशन ये थी कि 100% इंपोर्ट होते थे चाइना से, और इनके आने के बाद आज एक भी चीज, वो मॉलिक्यूल जो है 12 के 12 इंपोर्ट नहीं होते। इनफैक्ट ये 18 देशों में बेचते हैं। तो ये कंपनी की कैपेबिलिटी बताती है कि क्या इनका चॉइस ऑफ प्रोडक्ट्स क्या है, जो प्रोडक्ट्स नीड है। अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें वो बहुत टेक्निकल हो जाएगा, MEP और 4-5 नाम है। तो कुछ 5 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें ये वर्ल्ड में 50 या उससे ज्यादा परसेंटेज मार्केट शेयर हासिल किया हुआ है इन्होंने, लीडरशिप है। यानी कि अगर किसी को दुनिया में वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स मंगाने हैं तो वो इनके पास आना है। फार्मा, एग्रोकेमिकल, बेसिक इंटरमीडिएट्स, ये सब तरीके की इंडस्ट्रीज को ये केटर करते हैं। तो जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है वो बहुत समझदारी से किया, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें ग्रो करना है, स्केल। क्योंकि अगर आप शुरू करेंगे थोड़े से और फिर जब हमें तो देखना है अगले 3 साल में क्या हो। ये तो जो होना तो हो गया, अब अगले 3-5 साल में क्या होगा। तो अगले 3 साल में कंपनी ने ऑलरेडी 2 प्रोजेक्ट अपने एक्सपेंशन के चालू कर रखे हैं। अभी ये 4-5 महीने पहले ही कंपनी लिस्ट हुई है, और उसके बावजूद अगले 2 प्रोजेक्ट हैं वो चालू हो गए। उससे क्या होगा कि कंपनी की कैपेसिटी लगभग 3 गुना हो जाएगी, R&D की कैपेसिटी लगभग 3 गुना हो जाएगी। और उससे रेवेन्यू पे क्या असर होगा? जो आज रेवेन्यू कुछ 500 करोड़ के आसपास है, हमारा अनुमान है कि वो FY25 में कम से कम 1500 से 1600 करोड़ रुपए हो जाना चाहिए। तो अगर रेवेन्यू 3 गुना होगा और आप सब इस तरीके के नीश मार्केट वाले प्रोडक्ट्स जहां 20 से 25% मार्जिन है, तो आप समझ सकते हैं कि अर्निंग्स भी लगभग 3 से 4 गुना हो जाएगी। जो अभी EPS 13-14 रुपए की है 22 में, हमारा अनुमान है कि वो FY25 में कुछ 30 से ऊपर होगा। तो आपको आज की डेट में हो सकता है वैल्यूएशन वाइज लगेगा कि थोड़ा महंगा है, लेकिन अगर हम अगले 2-3 साल की ट्रेजेक्टरी देखें तो वहां पे आपको दिखेगा कि बहुत बड़ी ग्रोथ सामने है। कंपनी की प्रूवन कैपेबिलिटी है। 3 साल तक जीरो रेवेन्यू के साथ इन्होंने पूरा R&D करके सेटअप किया, और अगले अब 3 से 5 साल लगातार जो है वो ग्रोथ के आने वाले हैं। तो आई थिंक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सा है कि वैल्यूएशन को मत समझो,
मेन चीज है कि वो जो आपने बोला कि बिजनेस समझना जरूरी है, वो बिजनेस हमें लगता है कि बहुत स्ट्रांग है, और उसमें जो मोट है, जो कॉम्पिटिटिव कैपेबिलिटी है, वो बहुत स्ट्रांग है। राइट, बिल्कुल दिलजीत, आपने काफ़ी अच्छे से समझाया कि क्यों आपको ये स्टॉक्स पसंद आते हैं। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स एक बड़ा ट्रिगर है ये, जिसके चलते कंपनीज पर स्टॉक्स पर बेट किया जाता है, और ये स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं। लेकिन एक सवाल आपसे लॉजिस्टिक स्पेस पे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी होनी है, और उसको लेकर काफ़ी सारी लॉजिस्टिक काउंटर्स एक मूव में भी हैं। इस स्पेस में आपको कौन सा काउंटर अच्छा लगता है, क्योंकि लगातार सरकार को जो फोकस है लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने का, कॉस्ट इंटेंसिव, कॉस्ट को सेव करने के लिए जो इंफ्रा बना सकते हैं, पॉलिसीज में चेंज कर सकते हैं, उसको देखते हुए आप कौन सा लॉजिस्टिक स्टॉक को रेकमेंड करेंगे यहाँ? इस सेक्टर में अब उसको लॉजिस्टिक्स कहेंगे कि नहीं पता नहीं, बट हमने ब्लू डार्ट को हमेशा से पसंद किया है। वो हमारे पोर्टफोलियो में, विजन 10 वाले पोर्टफोलियो में अभी भी है। बाकी सारों में था, हमने कहीं कहीं जगह उसमें प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि वो हमने कुछ 5,000 की लेवल से ऐड करना शुरू किया था, अभी 8-9 हज़ार का हो गया। तो हमें वो पसंद इसके लिए है क्योंकि ब्लू डार्ट के पास पूरा, एक तो टेक्नोलॉजिकल बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, उनके पास टेक्नोलॉजी का यूसेज बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज ये कि उनके पास पूरा फुली इंटीग्रेटेड सिस्टम है, मीनिंग रोड, रेल, एयर सब कुछ है, और उनके पास अपने एयरक्राफ्ट भी है। और अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो आज बहुत सारे लोग हम देखते हैं मार्केट में डिलीवरी के बारे में बात करते हैं, बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने उसके ऊपर रिपोर्टें भी निकाली है, लेकिन हमारा ये मानना है कि वैल्यूएशन वाइज ब्लू डार्ट इज स्टिल मच बेटर प्लेस देन डिलीवरी। तो हमने इसके लिए हमेशा से, और मार्केट लीडर है, ई कॉमर्स में बहुत तेजी से ग्रो करा है, तो एक ब्रांड की वैल्यू अपनी है। आज की डेट में आपको कुछ कुरियर करना है तो सबसे पहला नाम आपके दिमाग में ब्लू डार्ट ही आएगा, तो वो ब्रांड लीडरशिप भी है। तो हमें लगता है कि हम ब्लू डार्ट के साथ ही बने रहेंगे, और दूसरे स्टॉक्स में हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। हालांकि वो ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है उसकी वजह से कुछ कुछ स्पर्ट भी आए हैं, वो भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो कोई ऐसा मेजर गेम चेंजर होगा, बट आई डोंट थिंक सो। मोर इम्पोर्टेंट इज कि ये जो सेक्टर की ग्रोथ है, वो तो ई कॉमर्स और जिस तरीके से हम लोग ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह के ऊपर जो अपनी कंज्यूमर का जो रुझान है वो बना रहेगा, और इसके लिए इन लोगों को बिजनेस मिलता रहेगा। तो हमारा प्रेफर्ड चॉइस ब्लू डार्ट है। जी जी, आर एब्सोल्युटली राइट। अपने सेक्टर लीडर भी हैं ब्लू डार्ट, और करीब 36% के रिटर्न्स पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने दिया है लॉजिस्टिक्स स्पेस फोकस में। लेकिन साथ ही टेलीकॉम प्लेस भी हैं जिस पर लगातार चर्चा होती रही है, और इस वक्त भी अगर देखें, इस हफ्ते ही हमने देखा था टेलीकॉम मिनिस्टर की तरफ से भी बयान आता हुआ दिखा था। टेलीकॉम इंडस्ट्री को सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करने पर कोशिशें करनी चाहिए। वहीं 5G कवरेज को लेकर तो तेजी से काम चल भी रहा है। रिसेंट अगर ट्राई के डेटा की माने, एक्टिव सब्सक्राइबर्स में ऑफकोर्स डिप देखने को मिला, लेकिन 4G सब्सक्राइबर एडिशन देखने को मिले। होम ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर की अगर बात करें, वहां पर भी एडिशंस नजर आए। टेलीकॉम प्लेस कैसे देख रहे हैं आप? टेलीकॉम में हमारे पास भारतीय है, प्योर प्ले टेलीकॉम, और रिलायंस हम ऑब्वियसली हमारा टॉपिक है, बिकॉज टेलीकॉम प्लस मेनी अदर थिंग्स, उसमें ऑयल और रिटेल भी है। तो हमें लगता है कि एक तो वैल्यूएशन वाइज दोनों काफी कंफर्टेबल है, और दूसरा ये कि अब ये जो नया ट्रिगर आएगा 5G से, तो उसमें किस तरीके के आरपूस चेंज होंगे। इन एनी केस तीनों कंपनियां जो हैं वो बहुत रैशनलाइज कर रही हैं अपने सर्विसेज को, और उन्होंने प्राइसिंग अच्छा बढ़ा लिया है। इनफैक्ट अगर मैं कल ही वोडाफोन में खुद ही गया था कि हमारा बिल 200 से 500 हो गया है। तो अगर हम लोगों का बिल इंडिविजुअल लेवल पे 200-250 वाला 500 रुपए पर मंथ आने वाला लगा है, तो इसका मतलब है कि कंपनियों को उसका बेनिफिट आगे चल के दिखना ही वाला है। तो हमारा प्रेफर्ड चॉइस भारतीय, बिकॉज फाइनेंशियली दे आर मोर स्ट्रॉन्गर। सेकेंडली, ये जो 5G का बेनिफिट है वो अच्छे से ले पाएंगे। वोडाफोन को हम लोग नहीं ट्रैक करते। रिलायंस, टेलीकॉम प्लस बाकी बहुत सारी चीजें इसके लिए वो भी हमारे पोर्टफोलियो में है। राइट दलजीत, मैन्युफैक्चरिंग की काफ़ी बातें आ रही हैं अभी कि इंडस्ट्री काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग के मूड में आ गई है। कैपेक्स प्लेस, इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, कैपिटल गुड्स। तो इसमें जो मिड कैप एरिया है, जो छोटी कंपनियां हैं, एबीबी, सीमेंस की बात नहीं कर रहा, वहाँ पे आपको कुछ नाम, या आपने वो स्टडी किया है क्या? मैन्युफैक्चरिंग और कैपेक्स थीम को अगर मिड साइज कंपनी के साइड से खेलना हो तो कुछ नाम आपके मन में आते हैं क्या? जी हाँ, तो एक्चुअली हम लोग इस थीम पर बहुत बुलिश हैं।
ये हमारा जनवरी 22 में जब हम आउटलुक फॉर द ईयर देते हैं तो उसमें भी ये एक सेक्टर को हमने मेजर सेक्टर, मेजर थ्रस्ट एरिया माना था। और आपने जो बड़े नाम लिए वो तो है ही, एक छोटे नामों में हमने एलिकॉन इंजीनियरिंग को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ा हुआ है। एलिकॉन इंजीनियरिंग मटेरियल हैंडलिंग में और प्रोजेक्ट्स बिजनेस में था। तो अगर आप देखें तो पिछले 8-10 साल से काफी परेशानियों में चल रहा था, इनके काफी प्रोजेक्ट्स वगैरह में बहुत पैसा फंसा हुआ था। तो वो पिछले 1-1.5 साल में इन्होंने सारा क्लीन आउट कर लिया। तो एक्चुअली FY22 में कंपनी नेट डेट फ्री हो गया। और जो मटेरियल हैंडलिंग का बिजनेस है वो इन्होंने पूरा उस पे गियर्स और बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें लॉन्च किए और वो उसमें बहुत इनको ट्रैक्शन अच्छा मिल रहा है। तो आज की डेट में 86% कुछ बिजनेस ये सब नए वाले प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से ही आता है। तो इसके लिए हमने इसको चूज किया था अराउंड 315-320 के लेवल पे। अभी भी 380 के आसपास है, तो अभी भी अट्रैक्टिव है और हमारे ये पोर्टफोलियो का एक पार्ट है। हमें लगता है कि अगर मिड साइज कैपिटल गुड्स में कुछ खेलना है तो ये एक अच्छा कंपनी हो सकती है। ठीक है, एब्सोल्युटली। ये तो आपको कुछ स्टॉक्स खैर पसंद आते हैं। यहाँ पर यहाँ आपने अपनी जिन स्टॉक्स की बात की जहाँ पर अच्छी अर्निंग आने की उम्मीद है, उनमें आपने पावर हुआ, कैपिटल गुड्स हुआ, ये स्पेसेस तो खैर जिक्र किया ही। ऑयल एंड गैस, क्योंकि हमने देखा कि इस सीजन के स्टार्ट से, इस साल के स्टार्ट से ऑयल एंड गैस एनर्जी पैक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और रिटर्न भी दिए हैं। लेकिन अब आगे फॉरवर्ड गोइंग आप किस तरह से देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड की चाल को? एनर्जी पैक पर क्या ये जो ऑलरेडी रिटर्न्स मिल रहे हैं क्या वो सस्टेन भी करेंगे? क्योंकि ब्रेंट अब फिर से एक अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में लग रहा है। देखिए, ब्रांड के बारे में कोई भी व्यू देना बहुत ही मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी फंडामेंटल बेसिस पे चलते हैं। तो 2 दिन में हमें सडनली उसमें डिमांड गायब हो जाती है। 2 दिन में $5 चढ़ जाता है तो डिमांड बहुत आ गई। 2 दिन बाद सप्लाई खत्म हो गई, कहीं कुछ हो गया। वो ये पिछले 25 साल से मैं यही देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ब्रेंट क्रूड पे कॉल लेना या ये बताना कि वो किस लेवल पे जाके रुकेगा, किस लेवल पे गिरेगा, वो शायद बहुत मुश्किल है। हम जो कॉल ले रहे हैं, एक तो ऑयल एंड गैस फील्ड में हमारा जो पिक है वो रिलायंस ही है ऑब्वियसली। और वो इसके लिए है क्योंकि जो डीजल स्प्रेड्स हैं वो उनके काफी बड़े हैं और ऑलमोस्ट पिछले 1.5-2 साल में जो भी स्टॉक रिलायंस का चला है वो एक्चुअली रिटेल और जियो प्लेटफॉर्म की वजह से चला। तो मार्केट ने O2C बिजनेस को एक तरीके से पीछे रखा हुआ था, दरकिनार किया हुआ था। बट हम देखें तो वो 50% ऑफ द EBITDA है और कैश काउ है कंपनी का। और अभी की जो AGM हुई उसमें भी कंपनी ने काफी कुछ उसमें आगे ग्रोथ के बारे में बात की, डेरिवेटिव्स के बारे में बात की। तो हमारा जो मानना है ये कि ये जो बिजनेस है ऑयल नेट वाला, ये स्टेबल बिजनेस है रिलायंस के लिए और ये बहुत अच्छा आगे भी चलता रहेगा। डीजल क्रैक्स बढ़ने से इंडियन रिफाइनर्स को वैसे भी डीजल क्रैक बढ़ने से फायदा होता है, तो वो रिलायंस के लिए अगेन बेनिफिशियल है। थोड़ा सा जोकर इन द पैक आ गया कि गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगा दिया, तो उसकी वजह से कैलकुलेशन बिगड़ा गई। जो इनको बहुत सुपर बम्पर प्रॉफिट मिलने थे वो नहीं मिले। लेकिन ठीक है, अगर वो ना भी मिले तो भी नॉर्मली भी रिलायंस जो है वो सिंगापुर मार्जिन्स में हमेशा प्रीमियम ही लेता रहा है। तो इसके लिए हमें लगता है कि वहाँ पे वो अर्निंग्स में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है रिलायंस के लिए फ्रॉम O2C बिजनेस। तो वी आर वेरी बुलिश ऑन दैट और वो हमारा टॉप पिक भी है, हमारे हाईएस्ट वेटेज भी है हमारे कुछ पोर्टफोलियोस में। Absolutely, Daljit, we get your point on oil and gas. At the same time, आपके पसंदीदा सेक्टर्स की लिस्ट में रियल एस्टेट भी शामिल है और इस वक्त अगर देखें बाजार की गिरावट में, क्योंकि स्टॉक पिकिंग आपका इंटरेस्ट और साथ ही फोटे भी हैं, रियल एस्टेट सेक्टर में गिरावट हावी होती हुई देख रहे हैं हम, जो कि ट्रेंड नहीं था। रियल एस्टेट पैक लगातार अच्छी तेजी देख रहा है, इस गिरावट में कैसे प्ले आउट कर लिया जाए? तो DLF और ब्रिगेड हमारे दो पसंदीदा स्टॉक हैं इस सेक्टर के। और ये आप देखिए तो DLF पिछले 1-1.5 साल में 3-4 बार 400 के पास जाके वापस आ जाता है। तो आपको हर बार मौका दे रहा है, आप अभी फिर वापस करेक्शन में है, लीजिए। अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो सेक्टर पूरा ही रियल एस्टेट का 10-12 साल के बाद जाकर के पिछले 1.5-2 साल में चमका है। हाँ, 7-8 साल तक तो कुछ हुआ ही नहीं सेक्टर में। इस पीरियड में बहुत सारे छोटे छोटे प्लेयर्स खत्म हो गए,
बहुत सारे कंपनियों की बैलेंस शीट, इवन डीएलएफ की बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा सुधार आया। जो एक कंसर्न था कि पता नहीं ये बचेंगे, ये डेट का क्या होगा, वो सब इन्होंने पिछले 7-8 साल में काफी क्लीन आउट कर दिया है। तो आई थिंक, और अगर हम डिमांड की बात करें तो आपको ये हैरानगी होगी कि जो प्रीमियम सेगमेंट है, इनफैक्ट अभी ओबरॉय ने भी बॉम्बे में वो 360 वेस्ट में जो दो फ्लैट बेचे 75 करोड़ के, तो एक्चुअली वो पहले 80,000 का 60,000 का रेट था, उसको 90,000 95,000 कर दिया। तो इस तरीके की डिमांड रिक्वायरमेंट और प्रीमियम में इस तरीके का बेनिफिट मिल रहा है। सेम चीज डीएलएफ के साथ हम बात करें तो जो कैमेलिया प्रोजेक्ट है इनका, वहां पर वो 10-10 15-15% प्राइस हाइक ले रहे हैं और उसके बाद भी डिमांड है। तो इसका मतलब ये है कि जो पेंट अप डिमांड, जो हाई एंड सेगमेंट, लग्जरी, प्रीमियम, सुपर प्रीमियम सेगमेंट, वहां से बहुत अच्छा डिमांड आ रहा है। और कमर्शियल और जो ये रिटेल वाला जो पोर्शन है, मॉल्स वाला, वो भी अब सब वापस खुलने की वजह से सब जगह अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। तो आई थिंक ये सब चीजें इनके लिए फायदेमंद है, सभी रियल एस्टेट कंपनीज के लिए। उसमें डीएलएफ हमको एनसीआर के रीजन को प्ले करने के लिए, और ब्रिगेड अगर हम साउथ इंडिया को प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने चूज किया। जाने दें आपको, इससे पहले आपसे फार्मा पे पूछना तो बनता ही है, वो भी सेक्टर आपके दिल के करीब है। अभी मैं प्रियंका को यही बता रहा था कि दलजीत जी ने कई साल पहले, करीब 7-8 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 25 रुपये में एक स्टॉक बताया था जो 800 टॉप में गया था। नाम ले लूं क्या दलजीत? शिल्पा मेडिकेयर था वो स्टॉक। तो बहुत फेमस हुए हैं इस वाले स्टॉक पे से अपने, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा अटक गया कहीं ना कहीं कंपनी जाके। बट अभी इस समय फार्मा में बीटन डाउन है, बहुत इंडिविजुअल है। तो फार्मा पे इंडिविजुअल बेट्स ही लेनी पड़ेंगी, एक ब्रश से नहीं कर सकते। पर कहीं वैल्यू दिख रही है आपको? जी हाँ, अभी हमने आज हमारे पोर्टफोलियो में 2 फार्मा के स्टॉक्स है। अच्छा। आज की डेट में एक एलेम्बिक फार्मा है और एक ग्लैंड फार्मा है। तो ग्लैंड में तो चाइना का हाँ, उसमें कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो अभी चल रहा है, कुछ चाइना का इश्यूज आ रहे हैं, तो वो थोड़ा रीअसेस करना पड़ेगा। बट हमारा जो कॉल था वो मेनली जो उनका इंजेक्टेबल बिजनेस है और कंप्लायंस ट्रैक रिकॉर्ड। तो अभी जैसे हमने एथर के बारे में बात किया था कि चॉइस ऑफ प्रोडक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अल्टीमेटली वही आपका बैकबोन है बिजनेस का। तो अगर हम ग्लैंड की बात करें तो जो इनके इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स है, मेनली हेपेरिन वगैरह है, जो क्रिटिकल केयर में यूज होते हैं, ऑपरेशन थिएटर में आपको जो एंटीकोगुलेंट्स वगैरह यूज होते हैं, तो उसमें तो लीडर ही है ग्लैंड। और जो अगर हम इनकी प्रोडक्ट स्लेट देखेंगे तो 7 मॉलिक्यूल ग्लैंड के ऐसे हैं जो एफडीए की 35 शॉर्टेज लिस्ट, 35 मॉलिक्यूल जो शॉर्टेज में है यूएस में, उस 35 की लिस्ट में 7 वो प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी दुनिया जहां रो रही है कि प्राइसिंग प्रेशर हो रहा है, ये कंपनी के पास तो जो प्रोडक्ट है वो शॉर्टेज में, तो प्राइसिंग की तो कोई इशू है ही नहीं, राइट। दूसरी चीज ये कि कंप्लायंस, क्योंकि इंजेक्टेबल्स को बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, उसमें कंप्लायंस मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। और उस केस में पिछले 7 साल से ये कंपनी का एक भी ऑब्जर्वेशन, एक भी नेगेटिव एडवर्स कमेंट नहीं आया है एफडीए की तरफ से। सो वो अपने आप में दर्शाता है कंपनी का कल्चर, कंपनी का तरीका काम करने का, और कंप्लायंस को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। अब पिछले 2 क्वार्टर में, और ये स्टॉक एक्चुअली 40 टाइम मल्टीपल पे चला गया था जब लिस्ट हुआ था, और अभी पिछले 1-1.5 साल में बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज ऑफ मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन, सप्लाई साइड प्रॉब्लम्स, तो वो घट के 20-22 टाइम मल्टीपल पे आ गया। तो एक्चुअली वो आपके लिए बहुत अच्छी वैल्यूएशन एंट्री पॉइंट हो गया। तो हमें लगता है कि अगले काफी वर्षों तक इसमें काफी बड़ा स्कोप बन सकता है। आगे जो 5-6 प्रोडक्ट इनके हैं वो भी इसी तरीके की शॉर्टेज टाइप के ही प्रोडक्ट्स हैं, और वहां पे भी बड़ा गेम बन सकता है। जो फोसन का प्रॉब्लम चल रहा है, तो फोसन हमको ये समझना चाहिए कि वो एक कॉन्ग्लोमरेट है, खाली फार्मा ही नहीं, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हो सकता है कि उनका कुछ रब ऑफ इफेक्ट हो, बट एज लॉन्ग एज ये कंपनी अपना सस्टेन करेगी, तो अभी तक फिलहाल हम उसमें ऐसा कोई इशू नहीं मान रहे, बट आगे चल के उसको रीअसेस करेंगे और वो एक ओवरहेड रहेगा। दूसरी चीज जो एलेम्बिक फार्मा की हमने बात की, तो वो हम देखें तो पिछले 3 साल में एलेम्बिक फार्मा ने कुछ 1800 करोड़ रुपए खर्च करे हैं 2 नई फैसिलिटीज डालने के लिए। एक डर्मा की फैसिलिटी है और एक जो है वो ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑन्कोलॉजी वगैरह के लिए। ये तीनों चीजें आज की डेट में एलेम्बिक के पास नहीं है। इसका मतलब नए स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यूज चालू हो रहे हैं।
और पिछला जो 4-5 साल से वो लगातार इन्वेस्टमेंट फेज में थे। तो अब ये सब दोनों फैसिलिटीज एफडीए के अप्रूवल की स्टेज पे है। इनफैक्ट डर्मा में तो 30-40 प्रोडक्ट का अप्रूवल मिलना भी शुरू हो गया है और आने वाले समय में ऑन्कोलॉजी और बाकी चीजों में भी इंजेक्टेबल्स में मिलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 3 साल का, वो अगले 3 साल में आपको बेनिफिट देगा। और अगर हम नॉर्मल समझे कि फार्मा में कम से कम जो भी आप इन्वेस्ट करते हो 1 रुपया, तो वो आपको पीक टाइम में 2 या ढाई टाइम तक चला जाता है, फॉर्मुलेशन में तो 4 टाइम तक चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल है अगले 3-4 साल के लिए। तो अभी स्टॉक पिटा हुआ है, 10-12 टाइम के मल्टीपल में मिल रहा है आपको, और कंटिन्यूअस जब से हमने 700 रुपए से शुरू किया, अभी हम लॉस में है, हमारे पोर्टफोलियो में है 700 रुपए के आसपास शुरू किया था, लगातार गिर ही रहा है, बट कोई बात नहीं, अगले 3-4 साल में वो बहुत अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। जस्ट एक डिस्क्लोजर, जितने भी स्टॉक्स की हमने बात की है, ये सारे हमारे रिकमेंडेड स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, डिफरेंट स्ट्रेटजीज में क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं, बट मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। ये आपका डिस्क्लोजर हमने बाइज्जत लिया और हमने स्क्रीन पे भी चला दिया है। जितने भी स्टॉक्स आपने डिस्कस किए इसको आप वेस्टेड इंटरेस्ट समझें, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए उन्होंने शेयर किए अपने क्लाइंट्स को। ऑफ कोर्स इस डिस्कशंस को आगे लेके जा रहे हैं। जल्दी जल्दी देखते हैं अभी आपको, हाँ छेती छेती, बहुत दिनों बाद आए हैं इस बार आप।